एक फोटो है जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फॉर्मली जिसको ट्विटर कहते हैं, अब एक्स कहते हैं, उस पर डाली है, जिसमें हेडलेस फोटो है वो, जो इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं उसको लेकर के। बीजेपी ने बहुत अपना आक्रोश जताया है, कंडेम किया है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ, इनका जो राजनीति का स्तर है ये इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है कि इनको कभी भी नेशन फर्स्ट दिखाई नहीं देता। जब भारत की बात होती है तो राजनीति को एक कदम पीछे रख देना चाहिए। कुछ समय पहले इजराइल के ऊपर भी आतंकी हमले हुए थे, हमने तो वहाँ से किसी को बोलते नहीं सुना कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, किसी को हमने झूठा नैरेटिव पेडल करते हुए नहीं सुना। हमारे देश में तो आज ये भी समस्या है, जैसा मैंने कहा कि जो दुश्मन हमारा बॉर्डर के पार रहता है, जो आतंकवादी हैं, उनसे तो हमको डील करना पड़ रहा है, हमें अपनों से पहले डील करना पड़ रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि आप ही के बीच में रहते हैं और आप ही को डसते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमको डील करना पड़ रहा है। आज भी ऐसे मीडिया में पर्सनालिटीज़ हैं, राजनीति में पर्सनालिटीज़ हैं जो एक अलग सा ही अपना नैरेटिव चला रहे हैं। आतंकवाद से अगर आपको लड़ना है तो पहले उसको पहचानना होगा, उसका सच हमको दुनिया को बताना होगा। अगर आपके मुंह से यही नहीं निकल रहा कि हिंदुओं को चुन के मारा है, तो आप क्या आतंकवाद को पहचानोगे और क्या उसका खात्मा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे जब आप देखने को, पहचानने को ही तैयार नहीं हो। जिस तरीके से धीरे धीरे और टेस्टिमोनियल सामने आ रहे हैं, मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा ये बता रहा है कि पूछा गया कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, कहा कि कलमा पढ़ो, पढ़ पाओगे तो शायद बच जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे तो आपको गोली लग जाएगी। एक बच्चा कह रहा है। एक न्यूली मैरिड वुमन आपको ये बता रही है कि उसको कैसे परे कर दिया गया और उसके पति को गोली मार दी। एक पत्नी ने ये कहा कि आप इनको मार रहे हो, मुझको भी मार दो, तो उसको कहा कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताओ। अरे जब आप पहचानने को तैयार नहीं हो, आप अपने देश के विक्टिम्स की बातें सुनने को तैयार नहीं हो, आप टेरर सिंपथाइजर ऑटोमेटिकली नहीं बन गए क्या? और जो टेरर सिंपथाइजर होगा उनको दिखाई नहीं देगा कि मोदी जी इस देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जब से मोदी सरकार है तब से सिविलियंस पर हमले नहीं हुए हैं। मैं मुंबई से आती हूँ, मुंबई में एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट्स हुए थे, मैं काफ़ी छोटी थी तब। उसके बाद 26/11 हुआ था, वो तो मुझे बिल्कुल एक एक पल याद है। आप तब से लेकर अब तक आ जाइए, सिविलियंस पर हमला इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सबको मालूम है कि अब इंडिया टेरर टॉलरेट नहीं करेगा। हाँ, मुझे मालूम है कुछ कश्मीर में हुए इंसिडेंट्स हुए, टारगेटेड किलिंग्स हुई इस बार, लेकिन जिस तरीके से टेररिस्ट ने अटैक किया है तो इसका जवाब मोदी जी अपने तरीके से, सशक्त तरीके से देंगे, पर अपने समय पर देंगे। आप नहीं चुनोगे वो समय, आप नहीं बताओगे कि क्या करना चाहिए, ये करना बंद कर देना चाहिए। अच्छा देखिए, जब इनका टाइम था, जब यूपीए का टाइम था, आर्मी के भी हाथ बंधे हुए थे। आप इतने सारे लोगों के आप इंटरव्यू सुनिए, वो बताते हैं कि हमारे भी हाथ बंधे हुए थे, हम कोई एक्शन ले ही नहीं पाते थे। अपने लोगों पर गोलियां चल रही हैं एलओसी पर, आप तब भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ये सिचुएशन आपने बना दी थी। क्या करना चाह रहे थे? 26/11 के बाद चिट्ठियां लिखी गई थी, चिट्ठियां लिखी गई थी। बताओ, पुलवामा के बाद जब बालाकोट हुआ तो मैं ये नहीं बोल रही कि बदला पूरा हुआ, बदला पूरा नहीं हो सकता। जब एक भी जान जाती है, हमारे देशवासी की जान जाती है, हमारे आर्मी पर्सनल की जान जाती है, तो मुझे नहीं लगता वो दर्द कभी भी पूरा हो सकता है। आज भी जब 14 फरवरी आती है, हमें वही दिन, वही पल याद आ जाता है, लेकिन हमने कुछ तो किया। और डेटरेंस होना चाहिए। देखिए, पनिशमेंट का रीज़न ही डेटरेंस है कि आप उनको इतना ज़्यादा करारा जवाब दो कि अगली बार उनकी रूह कांप जाए, सोचने से भी पहले कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं आने वाले समय में। एंड इट नीड्स टू बी मेड क्लियर। जैसे मैंने कहा, ये वन प्रॉन्ग्ड अप्रोच नहीं हो सकता, डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। हम दोस्तियाँ नहीं रख सकते, हम ये नहीं बोल सकते मेडिकल टूरिज्म के लिए आप हमारे देश में आ जाइए, क्रॉस बॉर्डर आप शादियाँ कर लीजिए, बच्चे यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। इन सब चीज़ों को बंद करना ही पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान अब आगे आने वाले समय में रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई प्रूफ कलेक्ट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखा जाए, क्योंकि यूनाइटेडली वी मस्ट अटैक against terrorism, and if Pakistan has become the terror state of Pakistan, then Pakistan needs to pay the price. भारत ने पाकिस्तान के 16 ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप एक फॉल्स नैरेटिव की बात कर रहे थे, जिनको बैन कर दिया है भारत में। अच्छा, आप चलिए ठीक है, ये तो बात हो रही है पाकिस्तान की,
लेकिन भारत में भी अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने अपने बातें हो रही हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि भाई क्यों ना हो, एक भी कोई भी इशू है उसको देखने का एक ही तरीका, एक ही लेंस नहीं हो सकता ना, उसको हम 360 डिग्री मतलब पूरा सब कुछ घूम करके हम पर्सपेक्टिव। मैं डिसएग्री करती हूँ। आतंकवाद को देखने का एक ही तरीका है और एक ही लेंस है, और जो इस बात से सहमत नहीं है वो देश के साथ नहीं है। आपको लगता है ऐसे चैनल्स भी, यूट्यूब चैनल्स जो इस वक्त 360 डिग्री अटेम्प्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को देखने का, तो उनको भी बैन कर देना चाहिए? ये तो टेरर सिंपैथाइजर्स ही है ना, जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है मुझे बताइए ना। निहत्थे इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर गोली चलाना, उनको धर्म के नाम पर अलग करना, इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है? आप क्या ढूंढ रहे हो? 360 आपके सामने लिखा हुआ है, सब आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास विजुअल्स हैं। भाई अब तो ये वो समय है कि हर चीज़ हमारे पास कैमरा पे रिकॉर्ड कहीं ना कहीं से मिल जाती है। स्मृति जी, कल भी एक वीडियो आई है जिसमें एक गुजरात का एक टूरिस्ट है जो एक जिप लाइन पर जा रहे हैं और उन्होंने अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करा हुआ है और वो अपना कैमरा अपने हाथ में पकड़कर वो जो पूरा जिप लाइन मेडोज़ के ऊपर से क्रॉस करते गए हैं, नीचे दिखाई दे रहा है कि सब शांति से बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, एकदम से आतंकवादी आ जाते हैं। एक इंसान को तो गोली लगना पूरा का पूरा उसकी वीडियो में कैप्चर हुआ है। तो जब आपको ये सब आप विजुअली दिख रहा है, आप क्या 360 डिग्री देखना चाह रहे हो? ये मेरी समझ के परे है। अच्छा, ये भी क्रिटिक्स का कहना है इस वक्त चारू जी कि ये जो वक्फ को लेकर के जो ये एक्ट अमेंडमेंट्स आए थे उनको लेकर के ये राइट टाइम देखा गया कि इस वक्त जो सोसाइटल जो फाइबर है देश का, जो नेटवर्क है वो बहुत वीक है। इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसके बाद एक राइट टाइम देख करके ये स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया देश पे कि जिसमें बहुत आसान हो इनको पोलराइजेशन करना, क्योंकि ऑलरेडी अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, एक हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है। ये राइट टाइम है। हम जब कमज़ोर पड़ेंगे तो बाहर की ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण कर पाएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हमको कमज़ोर पड़ा कौन रहा है? देखिए, वफ़ एक्ट के मामले में भी मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इसीलिए है क्योंकि मैं मानती हूँ हमारे देश में कानून सबके लिए सामान्य ही होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता। आप इसको किसी भी नज़रिए से देखें, इसीलिए मैं यूसीसी के फेवर में हूँ। देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर एक महिला एक मुसलमान परिवार में पैदा होती है और एक हिंदू परिवार में पैदा होती है, उसके राइट्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं होने चाहिए। हमारा देश प्रगति करेगा ही नहीं अगर सबको सामान्य अधिकार, सामान्य राइट्स आप नहीं दे सकते। तो वफ़ की भी बात कुछ ऐसी ही है। उसमें जो भी कहा गया, जो भी लिखा गया, बहुत ही क्लियर है। जितने लोग हल्ला मचाते घूम रहे हैं ना, उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा, ये सच बात है। उसके बाद कुछ हमारी देश की विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिनको मज़ा ही इस बात में आता है कि आप लोगों को आपस में लड़वा दो। जैसे हमने वफ़ के खिलाफ जितना प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखा, वो एक अलग ही लेवल पे चला गया। वो जिस लेवल पे चला गया वो इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर ममता सरकार चाहती है हिंदू मुस्लिम दंगे हो, चाहती है, क्योंकि उनको वोट उस बात पर मिलते हैं। उनको वोट कोई प्रोग्रेस के नाम पर नहीं मिलते। उनको वोट इसलिए नहीं मिलते कि उनके प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है या लोग सुरक्षित फील हो रहे हैं। तो उनको तो अपने मजे आ रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं। तो वफ़ के नाम पर भी जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, तो ऐसे ही एक प्रदर्शन में गए हुए कुछ युवा थे और किसी ने उन युवाओं से ये पूछा कि आप आए क्यों हो इस प्रदर्शन में, रीज़न क्या है? तो कहते भाई हमको बताया गया है हमारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, हमें बताया गया है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि हमारे कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई झूठ है जो इन युवाओं तक पहुंचा रहा है। आ गया उनमें गुस्सा। चलो, मैं तो ये भी कहती हूँ आप भी थोड़े बुद्धू ही थे, पढ़ ही लेते एक्ट किसी की सुनने से पहले, लेकिन आप वहां तक आ गए। लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला कौन रहा है? इस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से फायदा किसका हो रहा है? देखिए, वफ़ के पास बहुत संपत्ति है। हमारे देश में तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर वफ़ है, तीसरा। आर्मी, इंडियन रेलवेज और फिर वफ़। तो इतनी आप पर ज़मीन है 9 लाख एकड़ के आसपास, और 9 लाख एकड़ से आप इतना पैसा नहीं बटोर पा रहे कि समाज का ख्याल रखें, आप मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का ख्याल रखें, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग एंड वेयर इज ऑल दिस मनी गोइंग? डोंट वी हैव अ राइट टू आस्क कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा, किसकी जेब में जा रहा है ये सारा पैसा? हम पूछने लगते हैं तो परेशानी हो जाती है। हम ये बोलते हैं कि जिस
जिस तरीके से एक मंदिर को, एक चर्च को ज़मीन लेने के लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, वक्फ को भी कलेक्टर के पास जाना चाहिए, तो आपको परेशानी हो जाती है। जब हम ये कहते हैं आपको वक्फ को ज़मीन दान देनी है तो अपनी दे दो, अपने पड़ोसी की मत दो, तो आपको आपत्ति हो जाती है। तो आपको दान देनी है लेकिन पड़ोसी की ज़मीन देनी है, और पड़ोसी को ये हक भी नहीं देना कि वो कोर्ट में जाके उस ज़मीन के लिए लड़ पाए। अगर हम ये सारे बदलाव ला रहे हैं तो एवरी रीजनेबल, एवरी थिंकिंग सिटीजन इज विद द गवर्नमेंट। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमान सरकार के साथ है। जो इस समय चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं वो एक एवरेज मुसलमान नहीं है, वो लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप देखिए महिलाएं खुश हैं। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट दिया है वक्फ बिल को, वक्फ एक्ट को, अब तो एक्ट बन गई है। लेकिन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं।